नमस्कार, जय हिंद फ्रेंड्स। क्या हाल चाल। आई होप आप लोग मस्त होंगे और पढ़ाई में तो नहीं लेकिन अभी छुट्टियों में आप व्यस्त होंगे। जैसा कि हम कुछ दिन बाद अपने इस चैनल पे वापस आ रहे हैं। मजबूरी भी आपको मैंने बताई थी कि मैं गांव चला जाता हूं तो वहाँ पे हमारे पास प्रॉपर सेटअप नहीं है कि हम आपको पढ़ा सकें, जो मैंने अपडेट किया था। हालांकि आप भी उस टाइम आराम कर रहे थे, हम भी आराम कर रहे थे। अब हमारे जो एग्जाम्स है वो खत्म हो चुके हैं। जो सेकंड बोर्ड देने वाले बच्चे थे वो भी दे चुके हैं, वो भी 11th में चले गए हैं। और हमारे छोटे छोटे भाई जो कि 9th में थे वो अभी अभी 10th में आए हैं और उनको डर है कि भैया क्या हमारे भी रिजल्ट ऐसे खराब हो जाएंगे, कि हमारे भी रिजल्ट इतने बेहतर नहीं आ पाएंगे। मेरी मैथ कमजोर है, मेरी साइंस कमजोर है, चिंता मत करो, तुम्हारा भाई आ चुका है। बढ़िया से हम एकदम आसान वे में छोटे छोटे वीडियोस में सारे मैथ्स के चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे और सारे कॉन्सेप्ट्स को लेके चलेंगे। चाहे आप बेसिक्स मैथ वाले हो, चाहे आप स्टैंडर्ड मैथ वाले हो, उससे हमें नहीं लेना देना है। आप अगर वीडियो को देखते हो तो आपके बेसिक्स मैथ भी क्लियर हो जाएंगे और अगर आप बढ़िया से भी देखते हो तो आपके स्टैंडर्ड मैथ भी क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि सारी चीज एक साथ हम लेके चलेंगे। ऐसा नहीं है कि बेसिक वालों को बस पढ़ाएंगे या फिर हम स्टैंडर्ड वालों को पढ़ाएंगे, साथ हम लोग चलेंगे। और मैथ में अगर तुम सबसे बेकार हो ना, पूरे साल इस सीरीज को फॉलो करके देख लेना, उसके बाद बताना अपना रिजल्ट कि कैसा आया भैया और कैसा तुम समझाते हो भैया। ठीक है, बिना चिंता किए हुए आज से शुरू कर दो। आपकी छुट्टियां भी हो गई होगी गर्मी की, आराम से पढ़ते रहो। जो सिलेबस आपको ज्यादा कठिन लग रहा है, जैसे कि मैथ होता है, साइंस होता है, सस्ती होता है, तो उसको धीरे धीरे पढ़ते हुए चलो, ज्यादा ओवरलोड नहीं लेना है। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रियल नंबर। बहुत ही आसान वे में हम इसको 2-3 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे, मिनिमम 2 पार्ट्स में हो जाएगा ये चैप्टर। अगर इस चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो मेरा नाम है रुद्र प्रताप यादव। मैं आपको पढ़ाता हूं यहाँ पे बहुत ही बेसिक तरीके से मैथ, और जैसा कि मैं पढ़ाऊंगा और आप एक्सपीरियंस भी करोगे। और क्लास 9th वालों के लिए भी मैं जल्दी रहा हूँ, जो मेरे छोटे और भाई बहन है उनके लिए भी कुछ किया जाए। टाइम मत सॉरी बोला टाइम मतलब जल्दी ही लाएंगे उसके लिए। शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 1। टॉपिक स्टार्ट होता है हमारा चैप्टर नंबर 1, फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अर्थमेटिक। अब भैया ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है? और मेरी जान एक बात आपको मैं बता दे रहा हूँ, देखो इसमें ना, इस पूरे मैथ में कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे जो आपके पिछले क्लास के होंगे और शायद आप नहीं जानते होंगे। तो ऐसा नहीं है कि उन सबको छोड़ दिया जाएगा। एग्जाम्पल दिखाऊं आपको, जैसे आप अभी डिफिनेशन जब पढ़ोगे ना तो यहाँ पे एक वर्ड आया है प्राइम नंबर्स। ये प्राइम नंबर्स, अभी भैया प्राइम नंबर्स क्या होते हैं ये तो मुझे पता ही नहीं है। सारी चीजें बोला ना, बेसिक से लेके चलूंगा, पूरा स्टैंडर्ड तक लेके जाऊंगा, तो सारी चीजें आराम से क्लियर कराई जाएंगी। शुरुआत करते हैं बिना देरी के, चलो शुरुआत करते हैं। देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता क्या है, पहले हम डिफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद डिफिनेशन से मतलब नहीं होता मेरी जान, क्योंकि बोर्ड में आपसे डिफिनेशन नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ डिफिनेशन का ये मतलब नहीं कि आप उसको देखें ही ना, छुए ही ना, समझना चाहिए। समझते हैं, देखो क्या है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, यानी जो भी कंपोजिट नंबर होते हैं उनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं उनके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में। क्या भैया क्या बोल दिया, ये कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ये प्राइम नंबर क्या होता है? देखो मेरी जान समझाता हूं। देखो कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं ना, ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि 1 से डिविजिबल हो, जो कि इटसेल्फ से डिविजिबल हो, और जो कि यहाँ एल रहेगा, और जो कि और नंबर से, एनी नंबर से डिविजिबल हो, एनी नंबर से डिविजिबल हो। यानी कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जो कि 1 से भी डिवाइड हो जाए, जो कि खुद से भी डिवाइड हो जाए। अब कोई भी नंबर आएगा वो खुद से तो डिवाइड होना ही है, तो मान लो जो 1 से हो जाए, खुद से हो जाए, और कोई एक्स्ट्रा नंबर भी उसको डिवाइड कर रहा हो, उसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। अब एक वर्ड आया यहाँ पे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर थोड़ा सा बेकार आदमी है, ये कहता है कि ऐसे नंबर हमारे होते हैं जो कि 1 से डिविजिबल हो और इटसेल्फ से डिविजिबल हो। सिर्फ ऐसे नंबर को ही प्राइम नंबर मानते हैं जो कि 1 से डिविजिबल हो और इटसेल्फ से डिविजिबल हो। लेकिन कंपोजिट नंबर भाई वो 1 से भी डिविजिबल होगा, इटसेल्फ से भी डिविजिबल होगा, और अनदर नंबर भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। मिनिमम 3 नंबर्स को डिवाइड करेंगे, 3 कंपोजिट नंबर को मिनिमम 3 नंबर डिवाइड कर सकते हैं। ओवर भी हो सकता है, जरूरत नहीं है, लेकिन प्राइम नंबर के एक्चुअली 2 ही डिविजिबल होने चाहिए, एक 1 और एक इटसेल्फ। अब ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोल क्या रहा है कि कोई भी अगर कंपोजिट नंबर है ना, तो उसको हम ब्रेक कर सकते हैं उसके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में। एग्जाम्पल के लिए मैंने एग्जाम्पल ले लिया 140, 140 से छोटा लेता है मैं 80। जब 18 को हम उसका प्रोडक्ट फॉर्म में इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 3 इंटू 3,
अब देखो, क्या 2 एक प्राइम नंबर है? क्या 3 एक प्राइम नंबर है? कैसे चेक करेंगे? देखो, क्या 2 1 से डिविजिबल है? हाँ भैया। ये इटसेल्फ मतलब खुद से भी डिवाइड होगा? हाँ भैया। ये 3 भी वैसा कुछ है क्या कि 1 से डिविजिबल हो जा रहा है इटसेल्फ से? और कोई नंबर इसको डिवाइड कर पा रहा है 2 और 3 को, और 1 और इटसेल्फ के अलावा? नहीं। लेकिन 18 क्या है? एक कंपोजिट नंबर है। अब कंपोजिट नंबर क्यों है? क्योंकि ये देखो 1 से भी डिविजिबल है, ये इटसेल्फ से भी डिविजिबल है, ये 3 से भी डिविजिबल है, ये 2 से डिविजिबल है, ये 9 से डिविजिबल है, तो इसीलिए कंपोजिट नंबर। यानी कंपोजिट नंबर मिनिमम 3 से हो सकते हैं, उससे ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन प्राइम नंबर सिर्फ 2 से होंगे, या तो 1 से या तो इटसेल्फ से। तो ये जो हमने इस कंपोजिट नंबर का प्राइम इसको प्राइम नंबर के फॉर्म में ब्रेक किया है, यही होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यहां तक समझ में आया कि नहीं है, ये बताओ। अच्छा, एक आगे वर्ड है कि जो ये फैक्टराइजेशन हुआ है ना, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, यानी जो ये 2 इंटू 3 इंटू 3 आया है ना, वो सिर्फ 18 के लिए ही होगा। 2 इंटू 3 इंटू 3 और किसी नंबर के लिए नहीं होगा। अरे तुम ही सोच लो भाई, 2 इंटू 3 इंटू 3 क्या होगा? हमेशा 18 नहीं होगा, तो यूनिक तो हुआ ना। मेरी बात समझ में आ रही तुम्हें ना? मतलब वो बोलने का मतलब कर रहा है कि कभी भी और तुम किसी नंबर में 2 इंटू 3 इंटू 3 नहीं देखोगे, तो क्या देखोगे? शायद 2 तो 2 हो सकते हैं, चाहे 4 तो 3 हो सकते हैं, लेकिन 2 3 1 2 तुम नहीं देखोगे, और वो हमें भी पता है। यही होता है। अब कुछ और क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हमको इसको ब्रेक करना है, तो ब्रेक करेंगे तो 2 हो जाएगा इनटू, यहाँ पे होगा आपका 17, फिर 2 से 35, फिर 5 इंटू 7, यानी जब 140 को ब्रेक किया तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, और ये जो है ना, ये प्राइम नंबर के प्रोडक्ट को जो मैंने इसको ब्रेक किया है 140 को ना, ये आपस में यूनिक है, क्योंकि ऐसा 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 फैक्टराइजेशन और कहीं नहीं मिलेगा, जहां एक 2 हो, एक 5 हो, एक 7, सॉरी 2 2 हो, एक 5 हो, एक 7 हो। मेरी बात समझ में आई? सेम टू सेम आपको ऐसे इसको भी कर लेना है, इसको भी कर लेना है। ये आप दोनों का होमवर्क रहेगा, जरूर करना, ट्राई करते हुए चलना। और मेरी बात हमेशा हर लेक्चर में सुनोगे कि मेरे साथ जितना तक लेक्चर कंप्लीट कर रहे हो उतना एनसीईआरटी सॉल्व करो, चाहे तुम आरडी करो या ना करो, जरूरत नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी जरूर सॉल्व करते हुए चलना, ताकि तुम्हारा जो एनसीईआरटी का बोझ है वो उतर जाए। सारे क्वेश्चंस तुम एक बार नहीं 4 4 बार कर लो उस पूरी बुक को, ठीक है? अब तुमने देखा ये कि इस बार का पेपर कैसे बना था, तो ऐसा ना हो कि आपके भी साथ ऐसा कुछ सीबीएसई खेल जाए, ठीक है? मेरे साथ चलना है। ये हो गया। अच्छा, कुछ बातें और थी जो मैं भी बताना चाहता था, बात करते हुए भूल गया। बातें क्या थी कि भैया ये आप ऐसे जो ब्रेक कर रहे हो, उसको ब्रेक कैसे कर रहे हो, आप कैसे तोड़ पा रहे हो? ये मुझे अगर नहीं आता तो कैसे करेंगे? अरे भाई, इतना तुम्हें नहीं आता वो भी मैं बताऊंगा, चिंता मत करो। 18 को तुम ब्रेक करो। सबसे पहले कोई भी नंबर हो, उसको सबसे पहले छोटे से डिवाइड करना स्टार्ट करना। तुम सबसे छोटे नंबर से, सबसे छोटा नंबर 1 नहीं, सबसे छोटा नंबर 2 से ही डिवाइड करना स्टार्ट करना। देखो यार 2 से डिविजिबल है, हाँ भैया, कितनी बार में? 9 बार में। अब देखो यार 9 2 से कटेगा नहीं, अब इसे थोड़ा बड़ा क्या होगा? 3 होगा। 3 3 जा 9, और 3 3 से ही हो जाएगा, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 आ गया। सेम टू सेम ऐसे आपको सारे को करना है, प्रैक्टिस कर लेना, आ जाएगा समझ में। यहां तक अगर क्लियर है ना, तो बढ़ते हैं हम आगे। अब देखो हमारे पास एक बढ़िया सा क्वेश्चन आया है, वो भी इसी जो हमने पढ़ा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, उसी पे है कुछ रिलेटेड। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, कंसीडर द नंबर्स 4n where n is any natural number, check whether there is any values of n for which 4 to the power n ends with the digit 0। क्या बोल दिया भैया यार, समझ नहीं आया। सबसे पहली मेरी जान, एक तो बात याद रख ले, अगर तुम्हें मैथ बढ़िया करना है तो किसी भी क्वेश्चन को एक बार पढ़ने से नहीं समझना। मुझे तो आ गया है, मतलब मैंने किया है तो आ गया। तुम्हें कम से कम किसी भी क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ने, फिर समझ में आएंगे। और मैं इसको इजी वे में समझा रहा हूं अभी, तुम चिंता मत करो। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि कंसीडर द नंबर्स 4n, यानी 4 टू द पावर n, सॉरी, कोई एक नंबर है 4 टू द पावर n वेयर n इज एनी नेचुरल नंबर। जो ये ऊपर n है वो नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मतलब कि जीरो नहीं है, बाकी जीरो के अलावा सब कोई नंबर है, 1 2 3 4 5 6, मान लो कोई भी नंबर है। हमें चेक करना है कि n की कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं जिससे ये 4n को अगर जब हम सॉल्व करेंगे तो वो एंड होगा डिजिट 0। फिर से एक बार वो बोल रहा है कि कंसीडर द नंबर्स 4 टू द पावर n। एक हमारे पास 4 टू द पावर n एक नंबर है, n जो कि है एक नेचुरल नंबर। वो बोल रहा है कि अगर हम n की वैल्यू उस नेचुरल नंबर्स में से कोई भी एक नंबर रखे तो वो कौन सा नंबर हो सकता है, मतलब ऐसे कौन कौन नंबर हो सकते हैं या हो सकते हैं कि जिसको हम अगर इसको इसके पावर रख दें तो ये जो सॉल्व करेंगे 4 टू द पावर n, ये 0 पे एंड होगा।
मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? एग्जाम्पल के लिए मैं बोलता हूं 10 के पावर n। अब यानी कि कुछ ऐसी वैल्यूज होंगी जिससे ये एंड करेगा हमेशा जीरो पे, कुछ वैल्यू होंगी। तो वो बोल रहा है कि इसको भी चेक करो। अब भैया आपने कैसे पता लगा लिया? ये जीरो है तो आपने जीरो पता कर लिया होगा। अब देखो, इसको चेक करने के लिए कैसे चेक करेंगे? जो आपका बेस वाला नंबर है उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अगर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में कुछ ऐसा केस बन के आता है, कुछ ऐसा केस बन के आता है कि 2 के पावर a और b के पावर 5 के पावर b, वेयर 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 a और b नेचुरल नंबर, यानी कि अगर हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और उस प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 आए तब। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 और 5 के अलावा कोई आ जाए, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि 2 और 5 में से कोई सिर्फ एक आए। अगर इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 ओनली आ रहा है, चाहे वो कितने भी 2 हो, चाहे वो कितने भी 5 हो, लेकिन कम से कम अगर एक भी आ रहा है 2 और 5, मतलब कि इसको सॉल्व करेंगे वो एक ऐसा कोई नेचुरल नंबर होगा, जब हम उसको रख के सॉल्व करेंगे तो ये जीरो के बराबर हो जाएगा। मेरी बात समझे? एग्जाम्पल में मतलब इसका मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 2 इंटू 2 आया। क्या इसमें कहीं आपको 5 दिखा? नहीं ना। अगर आपको 5 नहीं दिखा तो तुम बोल देना कि ऐसा कोई भी नहीं नंबर है जहां हम n की वैल्यूज रखें तो ये एंड करेगा जीरो पे। there is not any values for n for which 4 to the power n ends with the digit 0। अब एग्जांपल में से मैंने इसको लिया था 10 टू द पावर n को। अब जब इसका हम 10 का प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 5 आएगा। देखो, एक 2 भी आया, एक 5 आया, इसके अलावा नहीं ना कोई आया, नहीं, तो ये एंड जरूर करेगा जीरो पे। कोई भी ऐसी वैल्यूज होंगी, कोई भी वैल्यू हो सकती है, क्योंकि नेचुरल नंबर बोला था, कोई भी वैल्यूज n की हो सकती हैं। एक ऐसा नंबर होगा ना जो कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो वो एंड करेगा जीरो से। अब भैया इसका भी मतलब बता दो कि एंड्स विथ डिजिट जीरो। एग्जांपल में मैंने 10 को के पावर 2 रख दिया तो इसका आंसर क्या होगा? 100। और वो बोला जो लास्ट डिजिट है ना ये जीरो होना चाहिए। देखो लिखा है ना, एंड्स विथ द डिजिट जीरो, जो एंड कर रहा है वो जीरो होना चाहिए। इसका मतलब ये है। एग्जाम्पल एक मिला है, जैसे मैंने कहा 6 टू द पावर n। अब क्या ऐसा कोई नेचुरल नंबर हो सकता है जिसको हम यहाँ पे n की जगह रख दे तो ये जो सॉल्व करेंगे 6 टू द पावर n को तो वो एंड्स करेगा विथ डिजिट जीरो। चेक करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 हो जाएगा। इसमें 5 आ ही नहीं रहा है, इसका मतलब ये एंड नहीं करेगा। मेरी बात समझ में आ गई? तो आपको पहले चेक करना पड़ेगा उसके प्राइम फैक्टराइजेशन से 2 और 5 ओनली आने चाहिए, ना कि सिर्फ 2, ना कि ओनली 5 आना चाहिए। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये है इस क्वेश्चन का आंसर्स। और कुछ एग्जाम्पल अगर मिलेंगे तो पक्का मैं उसको शेयर करूंगा तुम्हें पोस्ट के रूप में, वो चेक कर लेना। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब देखो, जो अगला टॉपिक्स है वो है रिलेशंस बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में। हम एक रिलेशन पढ़ना है जो कि एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में, और एक ऐसी बात आपको बताने जा रहा हूं जो कि साथ कोई टीचर डिस्कस ना करेगा। ये एलसीएम होता क्या है और ये एचसीएफ होता क्या है, ये पहले हम जानो। मैंने बोला कि मान लो 12 और 9 का एलसीएम निकालना है और 12 और 5 का एचसीएफ निकालना है। तुम कैसे निकालेंगे? सबसे पहली बात तो यही आती है। देखो, इसको हम प्राइम फैक्टर्स करके निकाल सकते हैं, वो इजी है, लेकिन हमें पहले समझना ये है कि एलसीएम और एचसीएफ का रियली में मतलब क्या होता है। जो एलसीएम होता है इसका फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि इनका जब हम मल्टीपल करेंगे। अब भैया मल्टीपल क्या होगा? अरे मल्टीपल मेरी जान मतलब तू नहीं समझता है तो समझ, इसका टेबल पढ़ना है। 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48। यही होता है क्या? वही होता है इसका मल्टीपल। और 9 का वैसे भी मल्टीपल लिख देंगे, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, डॉट 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 चलता जाएगा ऐसे। अब जो इसका फुल फॉर्म है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी ये जो हमने मल्टीपल किया है दोनों में, इसमें सबसे लोवेस्ट कॉमन चीज क्या है, सबसे छोटी कॉमन चीज क्या है। तो अगर भैया इसमें देखिए तो इसमें 12 है, इसमें कहीं 12 आ रहा है? नहीं। इसमें 24 है, इसमें कहीं 24 आ रहा है? नहीं। इसमें 36 है, इसमें कहीं 36 आ रहा है? हाँ भैया, यानी सबसे छोटी चीज कॉमन हमें दिखी है अभी तक इसमें 36। तो जो इसका एलसीएम होगा वो होगा 36।
मेरी बात समझ में आई? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी उन दोनों नंबर का मल्टीपल करना है और उन दोनों नंबर में जो सबसे लीस्ट, जो सबसे छोटा कॉमन चीज होगा वही होगा उसका एलसीएम। यहां तक समझ में आया कि नहीं है? अब एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इन दोनों में हाईएस्ट चीज, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? एग्जाम्पल में जब हम 12 का फैक्टर करेंगे, फैक्टर मतलब वही प्राइम फैक्टराइजेशन यार, तो क्या होगा? टू 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 जा 4, 3 जा 12, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3, और 9 का करेंगे तो क्या होगा? 3 इंटू 3 इंटू 3, सॉरी 3 इंटू 3 बस। अब एक बात बताओ, इसमें बोला हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इन दोनों का जो हमने फैक्टर किया इसमें सबसे हाईएस्ट कॉमन चीज क्या है? हाईएस्ट मतलब सबसे ज्यादा चीज क्या कॉमन मिल रही है? तो हमें क्या इसमें कहीं 2 दिख रहा है कॉमन? नहीं। इसमें कहीं 2 दिख रहा है कॉमन? नहीं। हमें सिर्फ इसमें एक 3 कॉमन दिख रहा है, यानी जो इसका एचसीएफ होगा वो हो जाएगा 3। मेरी बात को बहुत गौर से समझना कि मैंने एलसीएम को क्या बताया, एचसीएफ को क्या बताया। जानना आपको ये नहीं है, लेकिन अगर पता रहेगा ना, कभी आप एलसीएम ऐसे गलत ही नहीं कर सकते। और एक आपको चीज बता दूं, तो ये तो जान गए कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है हाईएस्ट, या तो लीस्ट बोलते कुछ लोग, लीस्ट ही बोल लो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ये बात है। हमें पढ़ना है इसके रिलेशन के बारे में। अब आपके क्लास 10th में एक रिलेशन दिया है। रिलेशन क्या है भैया? रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही प्यारा है। रिलेशन ये है कि एलसीएम इनटू एचसीएफ, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। ये एक रिलेशन है। अब ये फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर क्या है ये बता दो थोड़ा तो हमें। पहले ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको जरूर नोट करना। अब मान लो मैंने बोला ए और बी है, तो ए और बी जो है, मान लो ए बी का जो एलसीएम है वो इनटू ए बी का जो एचसीएफ है वो इज इक्वल टू होगा उस दो नंबर के फर्स्ट नंबर के और सेकंड नंबर के मल्टीप्लीकेशन के बराबर, यानी उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर क्या होगा? एलसीएम इनटू एचसीएफ। ये क्लास 10 का एक रिलेशन है। मेरी बात समझ में आ गई? एग्जाम्पल देता हूं, जैसे कि मैंने बोला 12 और 9। मान लो एक नंबर आपको दिया है 12 और एक नंबर दिया है आपको 9। मैंने बोला इसका एलसीएम हमें पता है, एलसीएम कितना है? 36। हमें पता है एलसीएम 36। अब हमें निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ आपको ऐसे नहीं निकालना है, आपको फॉर्मूलाज यूज करने हैं। फॉर्मूला क्या है? एलसीएम। एलसीएम कितना है? 36 इनटू एचसीएफ हमें निकालना है, हमें पता है, लेकिन एचसीएफ 3 आया है, लेकिन चेक करेंगे क्या मेरा 3 आ रहा है। तो एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर कोई भी ले लेते हैं, 12 मान ले लिया, सेकंड नंबर 9। अब इसको जब हम काट पीट देंगे तो आ जाएगा, जैसे 9 4 जा 36, 4 3 जा 12, यानी जो हमारा एचसीएफ आ गया वो हमारे पास आ गया 3। देखो क्या सही है, हमारे पास एचसीएफ 3 आया है। हाँ भैया, बस यही है, कुछ नहीं है। एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर, कुछ नहीं। यहां तक कोई भी डाउट हो तो जरूर कमेंट करना। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो उसी पे बेस्ड है जो अपने अभी जस्ट फॉर्मूला पढ़ा है। क्वेश्चन क्या है? टू नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ 2:3, यानी वो दो जो नंबर हमें गिवन होते हैं जिनका हमें एलसीएम एंड एचसीएम निकालना है, यहाँ पे उसने खेल कर दिया है, कुछ नहीं किया है, बस उसको रेशियो में दे दिया है। अब क्या रेशियो में दिया तो आप नहीं कर पाओगे? अरे क्यों नहीं कर लोगे, ये बताओ। किसी भी रेशियो को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है भैया? उसमें किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देना पड़ता है। आसान भाषा में, अगर इसको हमें 2 और 3 2:3 को नंबर में कन्वर्ट करना है दो नंबर्स में, तो हम इन दोनों में कोई भी एक अल्फाबेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। एग्जांपल के मान लो मैंने कर दिया फर्स्ट नंबर, मान लो हम x से मल्टीप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या हो जाएगा भैया? 2x, और सेकंड नंबर हमारा क्या हो जाएगा भैया? सेकंड नंबर क्या हो जाएगा हमारे भैया? 3x। अब एक बात बताओ, हमें 2x और 3x का एलसीएम दिया है, वो एलसीएम कितना है? 180। अगर हम कैसे भी पता कर ले कि 2x 3x का एलसीएम क्या होगा, इन्हीं के x के ही फॉर्म में अगर हम पता कर ले कि 2x और 3x का एलसीएम क्या है, तो क्या हम उसको 180 के बराबर लिख सकते हैं? सोचो, क्योंकि वो हमें गिवन है ना कि टू नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ 2:3 आर देयर, एलसीएम इज 180, यानी जो इनका एलसीएम है वो 180 है। तो अगर हमें गलती से पता चल जाए 2 और 2:3 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, तो हम उसको 180 के इक्वल टू लिख सकते हैं ना, क्योंकि वो तो गिवन है हमें चीज। अब एक बात बताओ, मैंने क्या बोला? एलसीएम का था लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब 2 का मल्टीपल क्या होगा? x को छोड़ दो, क्योंकि x तो कॉमन है दोनों में, x तो कॉमन है ना, क्योंकि x का भी मल्टीपल करोगे। x का मल्टीपल नहीं होता भाई एलसीएम एचसीएफ में, याद रख लो, लर्न कर लो कि एलसीएम में x का मल्टीपल नहीं होता है, नहीं होता है।
ये वर्ड याद रखना, ये वर्ड याद रखना कि नहीं होता है। अब 2 का क्या होगा, 2 2 जा 4 2 3 जा 6 डॉट डॉट चलता जाएगा। 3 का करेंगे तो 3 1 जा 3 2 जा 6 3 जा 9। अब देखो इसमें लोवेस्ट कॉमन चीज क्या दिख रही है, क्या हमें लोवेस्ट कॉमन चीज 6 दिख रही है, यानी इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 6 और x है ही, यानी 2x और 3x का एलसीएम होगा 6x, जो कि इज इक्वल टू होगा 180 के। अब यहां से हम x की वैल्यू लिखा सकते हैं, आप इक्वेशन पढ़ते आए, इक्वेशन में वैल्यू हम निकाल लो, 6 से कट कर देंगे तो x आ जाएगा आपका 30, यानी कि x की वैल्यू आ गई 30। अब रख देंगे हम इसमें, अब फर्स्ट नंबर निकालेंगे तो 2 इंटू एक्स है, तो x की वैल्यू क्या है 30, तो 30 टू जा 60, और यहाँ पे भी सेम क्या करेंगे, 3 इंटू एक्स क्या है 30, यानी 3 3 9, यानी एक नंबर है 60, एक नंबर है 90। अब हम कर लेंगे, फॉर्मूला क्या है एलसीएम, एलसीएम क्या है 180 इंटू एचसीएफ हमें फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। इसको हम काट लेंगे तो ये 2 बार में चला जाएगा और फिर 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 30, यानी जो आपका एचसीएफ आया है वो कितना है भैया 30। और एक तरीका बताऊं, एक जानकारी आपको बेसिक और दूं, ये निकाले बिना, ये फॉर्मूला लगाए बिना भी तुम कर सकते थे यार। पूछो कैसे भैया, देखो आपको नंबर क्या गिवन था 2x और 3x, ये गिवन थी ना, इसको हम ब्रेक करें तो क्या होगा 2 इंटू एक्स होगा, इसको हम ब्रेक करें तो क्या होगा 3 इंटू एक्स होगा। अब एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, सॉरी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सॉरी एसईएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इस इन दोनों के फैक्टर्स में हाईएस्ट कॉमन चीज क्या दिख रही है, एक्सन दिख रही है, यानी जो एक्स की वैल्यू होगी वही तो होगा इसका एसईएफ, यानी एक्स की वैल्यू जो 30 आई है वही देखो एसईएफ भी आ गया है। मेरी बात समझे, अगर ये चीज नहीं समझ आई तो यहां भी समझ सकते हो, लेकिन ये थोड़ा लेंदी है, आप डायरेक्ट भी ऐसा कर सकते थे, ठीक है, लेकिन ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं। चलो अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, और भी चीजें जानते हैं। ये हमारा पार्ट 1 है। अगर ज्यादा स्पीड तेज हो तो कमेंट में बोल देना कि स्पीड तेज कर रहे हो, अगर स्पीड स्लो हो तो बोल देना स्लो है, अगर लग रहा है आपको कि मतलब बेकार पढ़ा रहा हूं वो भी बोल देना और सुधारने की कोशिश करूंगा। बढ़ते हैं हम आगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन और आया है, क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तुम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो एचसीएफ, एलसीएम में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, बता देता हूँ। देखो इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, जैसे कि आपको मैं बता दिया हूं बहुत बार कैसे होगा। इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 3 आ जाएगा, इसका करेंगे तो आएगा 2 2 5। अब एक चीज ध्यान देना, एचसीएफ निकालने के लिए आपको हाईएस्ट कॉमन चीज ढूंढनी है, तो हाईएस्ट कॉमन चीज तो जो मैं 2 दिख रही है और उसको दिख ही नहीं रहा है, यानी एचसीएफ तो निकल गया तुरंत, क्या हो गया 2। लेकिन भैया एलसीएम कैसे इसमें निकालेंगे, एलसीएम के लिए तो हमें मल्टीपल करना पड़ता था, तो निकालेंगे कैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। देखो एलसीएम को ऐसे समझो कि एलसीएम बहुत नादान बालक है, उसको जो तुम दोगे वो भी ले लेगा, जो रखा रहेगा वो भी ले लेगा वो, यानी हमने उसको एक कॉमन चीज तो दी 2, लेकिन जो बच गया सारा वो भी वो ले लेगा, यानी 2 लेगा। इसको हम नाजुक नहीं, बहुत बहुत बेकार टाइप का व्यक्ति बोल सकते हैं, जो मतलब हम दे भी रहे हैं उसको कॉमन चीज, उसके बाद भी वो ज्यादा हाथ उसमें मार रहा है। ऐसा कुछ एलसीएम की कहानी है प्राइम फैक्टराइजेशन में। 2 तो कॉमन लिया तो छूट गया, क्या छूट गया, एक 2 छूटा, एक 3 छूटा, एक 5 छूटा, इसको भी ले लिया, बस आप मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4 3 जा 12 5 12 5 जा 60, इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 60। मेरी बात समझे कि नहीं समझे, मेरी बात समझे कि नहीं समझे, बस ये हो गया। अब एक ऐसा क्वेश्चन जो आपके बोर्ड में कम से कम 2 नंबर का 3 नंबर का मिलने ही मिलने वाला है, वो क्वेश्चन में लेके आया। और ये क्वेश्चन के डाटा चेंज हो सकते हैं लेकिन क्वेश्चन कहीं नहीं हिलेगा, क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा। क्वेश्चन क्या है कि बोल रहा है, मान लो तुम्हारे स्कूल में 3 बेल है, वो 6 12 18 मिनट्स, ये यूनिट्स याद रखना, 3 बेल है वो 6 12 18 मिनट्स के इंटरवल्स में बन रही है। अब एक बात बताओ कि अगर मान लो कुछ ऐसा टाइम जरूर आएगा उस पूरे दिन में कि वो एक साथ बजेंगी, तो वो बोला कि एक ऐसा टाइम आया 6 AM जहां पे वो तीनों बेल एक साथ बजी। वो बोल रहा है इफ ऑल द 3 बेल रिंग्स एट 6 AM, यानी शुरुआत कब हुई उनको 6 AM से बजाने की, 6 AM पे तीनों बेल एक साथ बज गई, उसके बाद वो 6 मिनट 12 मिनट 18 मिनट के इंटरवल में बज रही है। तो फिर ऐसा उस दिन कौन सा ऐसा टाइम आएगा जहां पे फिर एक साथ वो बजेंगी, जैसे मतलब 6 बार बज गई तो फिर कब बजेंगी एक साथ तीनों। इसको करने के लिए कुछ नहीं करना, डाटा जो दिया उसका एलसीएम निकाल लो और कुछ नहीं। डाटा क्या क्या दिया भैया, 6 दिया है, 6 दिया है, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3, और क्या भैया 12 है, 12 का 2 2 2 2 जा 4 3 जा 12। अब क्या है 18 है, 18 का क्या होगा
2 × 3 × 3। अब एलसीएम निकालने का तरीका क्या बताया था, जो चीज पहले कॉमन है उसको ले लेंगे और जो चीज छूट रही है, कॉमन तीनों में होना चाहिए, अगर 3 चीजें तो तीनों में कॉमन, 2 और छोटा क्या क्या 3, 4 to 3, 4 to 3, 4 to 3, 1 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, मैंने गलत तो नहीं किया है ना, 2 3 जा 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 3 जा 12, 3 3 जा 9 2 जा 18, सही है। अब देखो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 इंटू 4 कर देंगे तो 4 7 जा 28, 2 बच गया, 4 2 जा 8, 8 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 8 2 10, यानी 108 मिनट आ गया। टोटल क्या आ गई, 108 मिनट बाद वो फिर बजेंगी। लेकिन हमें एक टाइम बताना है, हमें ये नहीं बताना कि 108 मिनट बाद वो फिर बजेंगे। टाइम कैसे निकालेंगे, अब इसको हम कन्वर्ट कर देंगे आवर में। तो बताओ एक आवर में कितने मिनट, 60 मिनट। ये कितना है 108, तो 108 में जब 60 मिनट निकालेंगे, नहीं 1 आवर निकालेंगे तो कितना बचेगा, ये कितना बच जाएगा, तो ये आपको बच जाएगा 48, 48। अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो बताना, यानी 1 घंटे 48 मिनट बाद फिर से बजेंगी। टाइम क्या होगा, 6 बज रहा है तो 6 बज रहा है तो 6 बजे एक घंटे बाद क्या होगा, 7 बजेगा, 7 बज के 48 पे वो फिर एक साथ रिंग करेंगे। ये देख लेना, एलसीएम मैंने कहीं गलत निकाला है 6 12 18 का तो प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन वैसे मैंने सही निकाला है, इसका एलसीएम 180 आएगा, 180 आना है इसका, ठीक है 108। और इसको हम आवर में कन्वर्ट करेंगे, पहले यूनिट्स क्या है वो ध्यान देना, मिनट में रखना है, फिर उसको आवर में कन्वर्ट करके जोड़ देना है। 6 में 1 आवर ऐड करेंगे 7 आवर और 48 मिनट, 7 बज के 48 मिनट, एएम है तो एएम ही रहेगा ना, मिनट पे वो फिर एक बार रिंग करेंगे। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है ना, कुछ करना नहीं है, बस आपको डाटा याद रखना और डाटा का एलसीएम निकाल देना, जो चीज दी है उसमें ऐड कर देना और कुछ नहीं। ये रेस से भी रिलेटेड हो सकता है, किसी भी रिलेटेड हो सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ इसी से आ सकता है। मेरी बात समझ में आ गई, नहीं समझ में आ गई, ठीक है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अब एक दो क्वेश्चन और बटे हैं इंपॉर्टेंट, उसको करने के बाद ये हमारा पार्ट 1 खत्म होगा। पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे इरेशनल्स के बारे में आराम से। इस वीडियोस के लास्ट 2 ऐसे क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है, और कुछ क्वेश्चंस आपको पोस्ट के थ्रू होमवर्क्स मिलेंगे, वो जरूर कर लेना, ठीक है, इसी पे बेस्ड रहेंगे सारे क्वेश्चन पे, वो पोस्ट के थ्रू मिल जाएगा आपको। पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स रिमाइंडर 8 and 12 when divided by 28 and 32 respectively। और दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट क्या लिखा है, एक्सेप्टेड लिखा होगा शायद, डिविजिबल बाई 24, 15 and 36। अब सबसे पहले जब भी आपको एलसीएम एंड एचसीएफ के वर्ड प्रॉब्लम्स मिलते हैं, पहली बात मेरी सुन लेना ध्यान से, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ना होना तो कहना। अगर आपको कभी ऐसा केस मिलता है कि वर्ड प्रॉब्लम है एचसीएफ एंड एलसीएम का, सबसे पहले हम सोचेंगे कि जो वो आंसर आएगा वो एक छोटा नंबर होगा या फिर वो बड़ा नंबर होगा। पहले हमें ये सोचना है, अगर वो बड़ा नंबर है तो हमें एलसीएम निकालना है भैया, अगर वो छोटा नंबर है तो वो एचसीएफ निकालना है भैया। अब पता कैसे करेंगे, देखो पहला क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, यानी वो छोटा नंबर हो गया, नहीं यार, तो पहले क्वेश्चन पूरा रीड कर। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स रिमाइंडर 8 and 12 when divided by 28, 32, यानी कि जब वो 28 और 32 से डिवाइड हो रहा है तो वो रिमाइंडर छोड़ रहा है 8 और 12 रिस्पेक्टिवली, यानी वो नंबर आप तो बड़ा होगा ना 28 and 32 से, छोटा तो होगा नहीं इससे, क्योंकि यही तो डिवाइड कर रहे हैं उसको, यानी इसमें डायरेक्ट निकालना है एलसीएम। अब एक बात समझना, कुछ क्वेश्चंस को याद रख लेना, उसकी फ्रेम्स को। एग्जांपल में ये क्वेश्चन, इसको कैसे करेंगे, मान लो 28 अगर हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 8, क्योंकि रिस्पेक्टिवली बोला है, देखो तो कितना आ गया 20। अगर हम 32 से डिवाइड करा रहे हैं तो कितना रिमाइंडर आ रहा है भैया 12, यानी कि 20। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो 20 है वो कॉमन रिमाइंडर है, वो कॉमन रिमाइंडर है दोनों के लिए। अब कॉमन रिमाइंडर का मतलब क्या भैया, यानी जब तुम 28 और 32 का एलसीएम निकालोगे, क्योंकि हमें एलसीएम ही निकालना, मैंने अभी बता दिया क्योंकि वो बड़ा नंबर होगा, तो जब इन दोनों का एलसीएम निकालोगे, जो एलसीएम आएगा 28 और 32 का, उसमें से इस कॉमन रिमाइंडर को माइनस कर देना, हो गया आपका क्वेश्चन। अब आप निकाल लेना, जो आएगा उसमें से 20 को माइनस कर देना, वही आपका आंसर होगा। मेरी बात को बहुत गौर समझ लेना। अब इसमें क्या करना है, बोला है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट। अब ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट होता क्या भैया, 99999, ये होता है ग्रेटेस्ट ऑफ 6 डिजिट नंबर। अब वो बोल रहा है कि ऐसा नंबर बताओ,
ऐसा 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बताओ जिसको हम 24, 15 एंड 36 से डिविजिबल कर दें, जो डिवाइड हो जाए। तो देखो ये तो डिविजल होगा नहीं, मुझे पता है ये डिविजल हो ही नहीं सकता। कैसे करेंगे? जो आपको डाटा दिया है, डाटा क्या दिया है, वो नंबर तो बड़ा ही नंबर होगा, सोचो उसका आंसर तो बड़ा ही आएगा। तो तुम क्या करना, 24 और 15 और 36 का एलसीएम निकालना। अब जो आपका एलसीएम आएगा उस एलसीएम से इसको डिवाइड करना। मान लो आपका एलसीएम कुछ भी आ गया, मान लो एलसीएम को कुछ भी आ गया, और जब उस कुछ भी नंबर, मान लो एक्स आ गया, और जब उस कुछ भी नंबर से तुमने इसमें डिवाइड किया तो कुछ रिमाइंडर बचेगा ही बचेगा। जब तुमने एलसीएम इन तीनों का निकाला तो कुछ आया नंबर, उस नंबर से जब इस 6 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर को डिवाइड किया तो कुछ न कुछ आएगा जरूर। अब देखो जब कुछ ना कुछ आएगा जरूर, तो जो रिमाइंडर आएगा, जो आपका रिमाइंडर आएगा, मान लो y आ गया, इस रिमाइंडर को बस इसमें सब्ट्रैक्ट कर देना, और जो आएगा आपका लास्ट में वही आंसर होगा। और यही आपका आज का क्वेश्चन रहेगा, इसको आपको करके बताना है। मैंने सॉल्यूशन पूरा बता दिया कि 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है, फिर इन तीनों का एलसीएम निकालना है। जो एलसीएम मान लो x आ गया, उस नंबर से आपको इसको पूरा डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद कुछ आपका रिमाइंडर बचेगा, जो रिमाइंडर बचेगा ना उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना, वही आपका आंसर हो जाएगा। हाँ, इतना बहुत आपके लिए आज के लिए। इतना प्रैक्टिस करो, बढ़िया से प्रैक्टिस करो। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट जरूर करना। तब तक मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।